नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के काम करने का मॉडल क्या है? देखो, वर्ल्ड में जो डिजीज एग्जिस्ट करते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स को डेवलप करने की कोशिश की जाती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा। इसके लिए उनके द्वारा दिन रात रिसर्च की जाती है और इस रिसर्च में बहुत सारे पैसे लगते हैं। काफ़ी बार देखो ऐसा भी होता है, ड्रग को डेवलप करने के लिए कोशिश की गई, रिसर्च की गई, लेकिन रिसर्च को बीच में छोड़ दिया गया। क्लिनिकल ट्रायल्स में पैसा लगता है। तो इसके लिए होता क्या है, जब कोई कंपनी किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए ड्रग डेवलप करती है तो उस कंपनी को पेटेंट दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 20 सालों के लिए, भैया आपने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने ये ड्रग डेवलप की है पैसा इन्वेस्ट करके, तो हम 20 सालों तक आपको मौका देते हैं, आपकी मोनोपोली रहेगी इस ड्रग को डेवलप करने में और कोई भी दूसरी कंपनी इस ड्रग को डेवलप नहीं कर पाएगी। तो वो कंपनी जिसने ड्रग को डेवलप किया है वो देखो अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने डिसाइड किए हुए रेट के हिसाब से उस ड्रग को बेच सकती है, ताकि वो कंपनी ड्रग को डेवलप करने में जितना पैसा लगा है उसको वसूल के, या फिर पहले जो रिसर्च फेल हो गई हैं उसका पैसा भी वसूल के, इसके साथ साथ कुछ प्रॉफिट भी हो अच्छा खासा उस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, ताकि फ्यूचर में भी उसके पास इंसेंटिव रहे कि हाँ अब हम और भी ड्रग्स को डेवलप कर सकते हैं। इस प्रकार से फार्मास्यूटिकल कंपनीज काम करती हैं। उनको पेटेंट मिल जाता है नई ड्रग डेवलप होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल 20 सालों तक, और 20 सालों तक उस फार्मास्यूटिकल कंपनी की मोनोपोली रहती है पर्टिकुलर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में। अभी देखो, फार्मास्यूटिकल्स की जो ग्लोबल मार्केट है वो 110 लाख करोड़ की है। ये वर्ल्ड की पूरी जीडीपी का ऑलमोस्ट 1.7% है। और ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स पे 55% जो स्पेंडिंग होती है ऑलमोस्ट 60 लाख करोड़, ये देखो ब्रांडेड नेम के प्रोडक्ट्स के ऊपर होती है, यानी उन ड्रग्स की परचेजिंग में होती है जो अभी पेटेंट के दायरे में आते हैं। बाकी 45% स्पेंडिंग जेनरिक ड्रग्स पे होती है जिनका पेटेंट पीरियड खत्म हो चुका होता है। तो ये जो मॉडल है फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, इसमें देखो काफ़ी सारी कमियां हैं। सबसे पहली कमी क्या है? देखो, ये बात सच है, जो इनोवेटर्स हैं, जो ड्रग को मुश्किल से मैन्युफैक्चर करती हैं, उनको एक इंसेंटिव मिलता है जब उनको 20 साल तक पेटेंट मिलता है उनके द्वारा डेवलप की गई ड्रग को। लेकिन देखो, सबसे पहला नुकसान इससे ये होता है, वो डिजीज जो गरीब लोगों को प्रभावित करते हैं, जैसे ट्रॉपिकल डिजीज, इनके इलाज के लिए ड्रग्स डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा। क्यों? क्योंकि देखो, जब उनको 20 साल का पेटेंट मिलता है ना, वो ड्रग के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपये की कॉस्ट आई ड्रग को डेवलप करने में, और उस ड्रग को वो कई बार 10-10 हज़ार रुपये में बेचते हैं। लेकिन देखो, इतना ज़्यादा कॉस्ट गरीब आदमी तो अफोर्ड कर नहीं पाता। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को पता है, हमने रिसर्च करके ड्रग डेवलप भी कर ली, क्योंकि डिजीज़ गरीब आदमियों को प्रभावित करता है, वो हमारी ड्रग को परचेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा कोशिश ही नहीं की जाती इन ट्रॉपिकल डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग डेवलप करने में। थोड़ा सा यहाँ पे डेटा है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ट्रॉपिकल डिजीज को नेग्लेक्टेड कैटेगरी में डाला है, क्योंकि इन डिजीज पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। देखो, ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज 1 बिलियन लोगों को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जांपल डेंगू, चिकनगुनिया, इस प्रकार से और काफ़ी सारे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज हैं। लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा R&D पर जो खर्च किया जाता है उसका सिर्फ 0.35% इन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज पर रिसर्च करने के लिए खर्च किया जाता है। आप एक और आंकड़ा देखिए, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया, इनकी वजह से हर साल ऑलमोस्ट 1,70,000 लोगों की डेथ हो जाती है।
बट फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा जितना रिसर्च पर खर्च किया जाता है उसका सिर्फ 0.12% खर्च किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया की रिसर्च में। तो कहने का मतलब यही हुआ कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज सिर्फ उन डिजीज पर रिसर्च ज़्यादा करती हैं जो अमीर लोगों को प्रभावित करते हैं। उनको पता है अगर इन डिजीज के लिए ड्रग डेवलप करेंगे तो भी अच्छी खासी रकम देकर इनको खरीदने वाले हैं। अब देखो दूसरा नुकसान इस मॉडल से ये होता है, कई डिजीज तो ऐसे हैं जो गरीब लोगों को भी प्रभावित करते हैं, अमीर लोगों को भी प्रभावित करते हैं, लेकिन इस मॉडल से जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया, लागत आई सिर्फ ड्रग को डेवलप करने में 1 रुपया या फिर 10 रुपया या फिर 100 रुपया। उस ड्रग को काफी बार फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा पेटेंट पीरियड में 10-10 हजार रुपए में बेचा जाता है। अब गरीब लोग तो इतने पैसे नहीं अफोर्ड कर पाएगा, तो ये दूसरी बड़ी समस्या है। तीसरी प्रॉब्लम, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट के बारे में आपने सुना होगा। किसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को पेटेंट दे दिया गया पर्टिकुलर ड्रग को डेवलप करने के लिए 20 सालों तक, तो वो कंपनी क्या करती है 20 साल पेटेंट पीरियड खत्म होने के बाद कोई खास सोर्स तो ऐड किया नहीं और कोई ज़्यादा चिकित्सीय बेनिफिट भी नहीं हुआ उसमें थोड़ा बहुत साल्ट ऐड करके, लेकिन कोशिश की जाती है कि फिर से पेटेंट लिया जाए 20 सालों के लिए। समझ गए? मतलब ऐसे ही कोई छोटा मोटा सोल्ट ऐड कर दिया, कोई खास फायदा भी नहीं हो रहा है कि हाँ अब डिजीज और ज़्यादा बेहतर ढंग से ट्रीट होता हो, लेकिन पेटेंट लेने की कोशिश की जाती है ताकि फायदा मिलता रहे जो पेटेंट पीरियड का फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मिलता है मोनोपोली की सहायता से। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ड्रग डेवलप कर लेती हैं, लेकिन उस ड्रग की एफिशिएंसी होती ही नहीं पर्टिकुलर डिजीज के इलाज के लिए। फॉर एग्जांपल डेंगू के लिए ड्रग को डेवलप कर लिया किसी एबीसी कंपनी ने, मान लिया सोल्ट तो जो था बिल्कुल यूनिक कॉम्बिनेशन में है, लेकिन भैया एफिशिएंसी जो है उस ड्रग की वो तो अच्छी नहीं है ना। एफिशिएंसी है सिर्फ 30-40%। आपने पेटेंट भी ले लिया और आप अपने मनमाने दाम वसूल रहे हो ड्रग के लिए, तो इस पर भी काफी वाद विवाद रहता है। यह भी एक बड़ा इशू है। तो क्वेश्चन अब ये उठता है कि इन सब समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है। राइटर कहते हैं इन सब समस्याओं का सॉल्यूशन एक हो सकता है, हेल्थ इंपैक्ट फंड इस्टेब्लिश किया जाए। शुरुआती तौर पर यह फंड 20,000 करोड़ का इस्टेब्लिश किया जा सकता है। होगा क्या यह फंड इस्टेब्लिश होने से? होगा देखो, ये जो ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको बोला जाएगा कि आप जो ड्रग्स आपने डेवलप की हैं वो आप सस्ती बेचिए। जितने आपको मैन्युफैक्चरिंग पर कॉस्ट आ रही है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन पर कॉस्ट आ रही है आप उससे भी सस्ता बेचिए, और इसके लिए आपको पैसा मिलेगा इस फंड से जिसकी हमने अभी बात की, हेल्थ इंपैक्ट फंड। एक साल में 10 से 12 मेडिसिन को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिनको फंडिंग मिलेगी, जिनको पैसा मिलेगा इस फंड से। हर एक साल कोई एक नई ड्रग ऐड होगी, एक निकलती जाएगी, और 10 सालों तक इस फंड से पैसा मिलता रहेगा। जिन मेडिसिन का चयन होगा इस फंड से पैसा मिलने के लिए, पैसा एनुअल बेसिस पर मिलेगा। समझ गए? मॉडल सिंपल है। 10-12 मेडिसिन का चयन किया जाए शुरुआत में, उनको बोला जाए आप भैया मेडिसिन को सस्ता बेचिए, जितनी मैन्युफैक्चरिंग पर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्ट आई है उससे भी सस्ता बेचिए। ड्रग्स कंपनीज पूछेंगी हमको क्या फायदा होगा, उनको बोला जाएगा आपको पैसा मिलेगा इस फंड से। लगातार 10 सालों तक एनुअल ग्रांट आपको मिलती रहेगी इस फंड से। शुरुआत में 10-12 मेडिसिन का चयन होगा, उसके बाद हर एक साल कोई एक मेडिसिन निकल जाएगी, कोई नई ऐड हो जाएगी। अब देखो आपके मन में क्वेश्चंस उठे होंगे कि इस फंड में पैसा कहां से आएगा। फंड तो हम इस्टेब्लिश कर दें, हेल्थ इंपैक्ट फंड, लेकिन इस फंड से पैसा कहां से आएगा। देखो विभिन्न देशों को बोला जा सकता है कि आप इस फंड में कंट्रीब्यूट कीजिए, तो विभिन्न देश अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से इस फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस होता है उस पर टैक्स लगाया जा सकता है, या फिर स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, जैसे अमेरिका के किसी इन्वेस्टर ने इंडिया में आज इन्वेस्ट किया, कल वो शेयर्स बेच दिए, बस ये स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट थी जल्दी पैसा कमाने के लिए। तो ऐसी जो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस होती हैं उन पर टैक्स लगाया जा सकता है। इकोनॉमिक्स में आपने एक टैक्स के बारे में सुना होगा, टोबिन टैक्स।
तो उस प्रकार के टैक्स की बात राइटर करते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज सजेस्ट करते हैं राइटर जिनसे पैसा बनाया जा सकता है और इस हेल्थ इंपैक्ट फंड में डाला जा सकता है। फायदा ये होगा कि जिन मेडिसिन का चयन होगा, जिनको पैसा मिलेगा इस फंड से, ये देखा जाएगा हेल्थ आउटकम कितनी आई है। सेल्स नहीं देखी जाएंगी कि कितनी दवाइयां बिकी हैं, ये देखा जाएगा कि जिन मेडिसिन का चयन हुआ है उन्होंने कितना अच्छा हेल्थ आउटकम इंप्रूव की है। क्या उन्होंने किसी डिजीज को इरेडिकेट कर दिया है? अगर इरेडिकेट कर दिया है किसी पर्टिकुलर ड्रग ने तो भैया बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत पैसा मिलेगा। अगर आपने 5वें साल ही डिजीज को ऑलमोस्ट इरेडिकेट कर दिया है तो बाकी के 5 साल तो आपको फ्री में पैसा मिलता रहेगा, हैंडसम अमाउंट आपको मिलेगा क्योंकि आपने हेल्थ आउटकम काफी ज्यादा इंप्रूव की है। समझ गए? तो सेल्स मैटर नहीं करती कितनी ड्रग्स बिक रही हैं, मैटर ये करता है कि हेल्थ आउटकम कितनी इंप्रूव हुई है। और काफी बार देखो ऐसा भी होता है, विभिन्न देश कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यूएसए में कोविड-19 के इलाज के लिए कोई ड्रग डेवलप हो गई तो हमारा जो पेटेंट एक्ट है ना, उसमें एक प्रोविजन है, इमरजेंसी सिचुएशंस में सरकार जो है किसी भी जेनरिक मेडिसिन वाली कंपनी को बोल सकती है कि आप ये ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कीजिए क्योंकि हम पेटेंट को फिलहाल की सिचुएशन में नहीं मानते, सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सर्कमस्टांसिस अनफोर्सिन है। इस प्रकार का प्रोविजन कंपल्सरी लाइसेंसिंग का विभिन्न देशों के पेटेंट्स एक्ट में होता है। तो पेटेंट्स वाली जो कंपनीज हैं उनको भी ये डर लगता रहता है कहीं कोई सरकार किसी जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कंपल्सरी लाइसेंस ना दे दे, इससे तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा क्योंकि हमारी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। लेकिन जब देखो इस हेल्थ इंपैक्ट फंड से मेडिसिन को पैसा मिलेगा तो उन्हें इस कंपल्सरी लाइसेंसिंग वाले प्रोविजन से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। और देखो चूंकि बात हमने की है हेल्थ आउटकम की, कि हेल्थ आउटकम जितना ज्यादा अच्छा आएगा उसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ज्यादा पैसा मिलेगा इस हेल्थ इंपैक्ट फंड से। तो विभिन्न जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिनकी मेडिसिन को सिलेक्ट किया गया है इस हेल्थ इंपैक्ट फंड में, वो और ज्यादा स्टेक होल्डर से मिलकर काम करेंगी, एनजीओ से, विभिन्न गवर्नमेंट से, फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट से, नेशनल गवर्नमेंट से, या फिर लोकल लेवल पे दूसरी जो बॉडीज हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगी। क्योंकि इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का एक ही उद्देश्य होगा कि भैया ये दिखाना है हमारी ड्रग से हेल्थ आउटकम बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है और हम इस डिजीज को इरेडिकेट करने में सफल हुए हैं, तो आप हमको ज्यादा पैसा दीजिए इस हेल्थ इंपैक्ट फंड से। तो कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होगा विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच किसी डिजीज को इरेडिकेट करने में। तो ये मॉडल राइटर के द्वारा सामने रखा जाता है हेल्थ इंपैक्ट फंड का, और उनके द्वारा लास्ट में ये सजेस्ट किया जाता है कोविड-19 की महामारी है, बिल्कुल सही समय है इस प्रकार के हेल्थ इंपैक्ट फंड को इस्टेब्लिश करने का। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।